अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नवाज यूट्यूब चैनल। आई एम योर होस्ट पलवशा सईद। ख्वाब की ताबीर तक के इस सफ़र में आज हमारे साथ नोआ की एक बहुत ही स्पेशल स्टार आमना बतूल मौजूद हैं, जिन्होंने CSS 2022 के इम्तिहान को पास करके पूरे पाकिस्तान में 138 पोजीशन हासिल की है और उनकी एलोकेशन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में हुई है। आमना पाकिस्तान में पंजाब से और पंजाब में चकवाल से बिलोंग करते हैं। आइए हम उनसे उनके इस जर्नी के बारे में कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आई एम गुड। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको कैसा फील हो रहा है? फील तो बहुत अच्छा हो रहा है। आई एम लाइक ऑन क्लाउड 9 राइट नाउ बिकॉज इट्स अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, सो आई एम फीलिंग ग्रेट। और आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका रिजल्ट आया और आपकी एलोकेशन हो गई? मेरी फैमिली, एवरीबडी वाज सो हैप्पी बिकॉज मेरी फैमिली एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे, बट आई वाज सो अनश्योर ऑफ माई सेल्फ एंड आई यूज टू टेल माई ब्रदर एंड माई मदर कि नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्पिटिशन है। एंड बीइंग फ्रॉम पंजाब सबसे टफ था कि आप पंजाब में एलोकेट होना। ऐसा ही है। तो क्योंकि मेरे साथ बहुत कॉम्पिटेंट लोग थे माशाल्लाह, मैंने देखा है नोआ के अंदर भी, तो आई डेंट एक्सपेक्ट इट, बट अल्लाह का शुक्र एंड एवरीबडी इज़ सो हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह। सो जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया और लाइक उससे पहले आपको आइडिया था कि रिज़ल्ट आ रहा है, तो आपकी फैमिली में सबको पता था कि आपने CSS का एग्ज़ाम दिया हुआ है, या ये सब मतलब जाहिर है पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को तो आइडिया होता है, लेकिन बाकी सबको भी पता था या सरप्राइज़ था ये सबके लिए? नहीं, नॉट एग्जैक्टली सरप्राइज, बिकॉज जब मेरा रिटन का रिजल्ट आया था तो अम्मी ने, जो मेरे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हैं, पप्पो एंड खाला लोग, बाकी लोग, तो उनको बताया था, उनको कॉल्स की एंड बताया। बट ये है कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को पता था, सबको नहीं पता था, लेकिन एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत ज़्यादा नहीं पता था। ठीक है, चलें आमना, मैं जानना चाहूँगी थोड़ा आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके सिबलिंग्स, आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ बताइए। श्योर। मेरी मदर हाउस वाइफ हैं और मेरे फादर जो हैं, ही हैज़ सर्व्ड इन ओमान मिलिट्री स्कूल ऑफ सिग्नल्स, एंड माई फादर डाइड इन 2015 अनफॉर्चुनेटली। और उसके अलावा हम 5 सिबलिंग्स हैं एंड आई एम द 6th वन, आई एम द यंगेस्ट वन इन माई फैमिली। मेरी 5 सिस्टर्स हैं और एक भाई हैं हम। ठीक है। और सभी ने जो है वो मास्टर्स की एजुकेशन की हुई है। माई एल्डेस्ट सिस्टर इज़ इन मास्टर्स इन उर्दू, देन सेकंड वाली जो है एनवायरमेंटल साइंसेस में, शी हैज़ डन हर मास्टर्स। देन थर्ड पे जो है, शी हैज़ डन मास्टर्स इन सोशियोलॉजी। देन मेरे भाई हैं, ही इज़ MBBS डॉक्टर, करंटली बेस्ड इन UK। एंड मुझसे जो बड़ी सिस्टर है, शी हैज़ कम्प्लीटेड हर MPhil। एंड देन मैं हूँ, मैंने अपना बैचलर्स किया फातिमा शनाज से, एंड देन आई एम करंटली डूइंग माई MPhil, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मेरा थीसिस चल रहा है। ठीक है, माशाल्लाह। आपने अपने फैमिली बैकग्राउंड के साथ क्योंकि आप अपने सिबलिंग्स का बता रही थी, तो आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड भी यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आपने जो भी अपनी फैमिली के बारे में बताया, सब माशाल्लाह अच्छे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और पता लग रहा है कि आपकी फैमिली में तालीम का बहुत रुझान है, लेकिन किसी का CSS की तरफ रुझान नहीं आया, ये आपका ही आया? लाइक इट्स मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा लाइक पढ़ाई के लिहाज से दे वर वेरी गुड, लेकिन किसी को CSS का नहीं हुआ इस तरह से। बट मेरा ये था कि बचपन से ही आई हर्ड अबाउट CSS फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8th स्टैंडर्ड। तो मेरी टीचर थी, उनकी सिस्टर ने क्वालिफाई किया था एंड देन शी गॉट एलोकेटेड। सो आई केम होम एंड आई आस्क्ड माई फादर कि CSS क्या होता है, तो ही ब्रीफली टोल्ड मी एंड उस टाइम भी ही सेड कि आप कर सकती हो, यू कैन डू इट। तो फिर उसके बाद खैर स्कूल में तो आपको पता है, स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, फिर यूनिवर्सिटी। CSS से रिलेटेड इंटरेस्टिंग एक और चीज़ जो है, वो बहुत स्पेशल मेमोरी भी है, आई लाइक टू शेयर एज वेल, कि जो मेरे फादर थे, जब मेरा कॉलेज एंड हो रहा था एंड आई वाज गोइंग टू गो टू यूनिवर्सिटी, ही यूज़ टू से कि आमना ने CSS करना है, और गेस्ट आ रहे हैं, उनके फ्रेंड्स आ रहे होते हैं, या गेस्ट आ रहे होते थे, या हमारे रिश्तेदार वगैरह विजिट करते थे, तो ही यूज़ टू टेल एवरीवन कि आमना ने CSS करना है, CSS करेगी। एंड मैं अब्बू से कहती थी कि आप सबको बता रहे हैं, और मैं खुद बहुत डाउटफुल थी और उस टाइम पे, बिकॉज वो ये था कि डिग्री इतनी लंबी है, उसके बाद प्रिपरेशन करूँगी। तो ही वॉज ऑलवेज सो श्योर ऑफ मी, एंड आज मैंने CSS कर लिया, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट विद मी। लेकिन ये कि आई एम श्योर ही इज़ प्राउड ऑफ मी, एंड उनकी बात जो है वो अब सच हो गई है। आई फाइनली रियलाइज़ कि मतलब मेरे में पोटेंशियल था, विच ही कुड सी बट आई कुड नॉट सी एट दैट टाइम। सो अल्हम्दुलिल्लाह। बट ये है कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था एंड आई हैड बीन फॉलोइंग अ लिटिल बिट ऑफ CSS रिलेटेड थिंग्स, लेकिन मेरे सिबलिंग्स का इंटरेस्ट नहीं था, नहीं रहा कभी इनफैक्ट। ठीक है, तो आपके फादर ने जब आपसे कहा कि आपने उनसे पूछा कि CSS क्या है और उन्होंने आपसे कहा कि आप ये कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बचपन में अच्छी स्टूडेंट रही होंगी? एग्जैक्टली, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। बहुत बचपन में आई वॉजंट अ गुड स्टूडेंट, मैं बड़ा वो होती थी कि नहीं पढ़ाई से ना थोड़ी जान छुड़ा लूँ, बट एज ए गॉट इन टू हायर ग्रेड्स,
तो लगा कि नहीं पढ़ना है, ज़्यादा सीरियसली पढ़ना है, तो लाइक 5th ऑनवर्ड्स आई स्टडीड वेरी सीरियसली एंड आई वाज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माई। ठीक है। और मतलब ये तो आप अभी बहुत छोटी थी तो आपने ये सोच लिया कि मतलब मुझे सीएसएस करना है, लेकिन प्रॉपरली आपने सीएसएस के को लेके उसकी पढ़ाई करना कब शुरू की? वेल मैंने जब एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन लेना था तो आई ऑप्टेड फॉर इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि उसके साथ एक बेनिफिट ये था कि हमारे बहुत सारे इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जिसमें सीएसएस रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाते थे। लाइक मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे आईआर का कोर्स भी पढ़ा, ह्यूमन राइट्स पढ़ा, पाक अफेयर्स पढ़ा। तो इस डिग्री का एक अट्रैक्टिव चीज़ ये भी थी कि सीएसएस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही थी मेरी डिग्री के अंदर ही। तो आई थॉट कि इट्स अ गुड कैच कि मेरी डिग्री भी हो जाएगी, मुझे इंग्लिश में भी इंटरेस्ट है, इंग्लिश लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स में, और साथ में सीएसएस का भी फर्दर हो जाएगा बिकॉज आई हैड दिस प्लान कि मैंने देना है इवेंचुअली आफ्टर माई बैचलर्स। तो उसके बाद जब बैचलर्स कंप्लीट हुआ फिर मैंने प्रॉपर सीरियसली प्रेप की, मैंने नोआ अकेडमी ज्वाइन की क्योंकि गाइडेंस नहीं थी आज से, फैमिली में भी कोई नहीं था सीएसएस वाला। तो आई ज्वाइन नोआ एंड बहुत अच्छी गाइडेंस मिली थी। तो नोआ आपको किसने सजेस्ट किया, किसने रिकमेंड की कि आप नोआ ज्वाइन करें? नोआ मैंने बहुत ज़्यादा देखा था सोशल मीडिया पे, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर, और मुझे सीएसएस की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती थी, तो आई यूज़ टू लुक एट नोआ's पेज एंड वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज आ रही होती थी एंड आई यूज़ टू थिंक कि वन डे आई विल बी वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी। तो थैंक गॉड आई मेड इट फाइनली हियर। यस, आई एम फाइनली हियर। तो नोआ को मैंने सोशल मीडिया पे देखा एंड दूसरी थी कि बहुत ज़्यादा बैनर्स नोआ के लगे होते थे अक्सर तो थ्रू आउट पिंडी। तो मैंने देखा कि ये अच्छी एकेडमी है, कुछ लोगों से फीडबैक भी लिया। मेरी एक यूनिवर्सिटी फेलो थी, उनकी सिस्टर ने सीएसएस किया था, वो एलोकेट हुई थी, तो शी डिड हर प्रेप फ्रॉम नोआ एज वेल। तो आई थॉट कि इट विल प्रूव गुड फॉर मी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ना अभी आप बात कर रही थी तो मेरे जहन में एक बड़े मज़े का क्वेश्चन आया। मैंने सोचा मैं फ़ौरन से आपसे पूछूं इससे पहले कि मेरे जहन से निकल जाए। वो ये कि आपने कहा कि आप सक्सेस स्टोरीज़ आपने देखी और आपने जितने भी लोग एलोकेशन तो उनकी हर साल होती हैं, उन स्टार्स को देखती रही और आपके अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं भी एक दिन यहाँ पे होंगी और फाइनली इस गोल को अचीव कर लूँगी इंशाल्लाह। तो एक वो आप ड्रीम जो जिसको हमने देखा, एक वो आमना, और एक फाइनली अब आप यहाँ बैठी हुई हैं और आपने उस ड्रीम को, उस गोल को अचीव कर लिया है। आप क्या डिफरेंट फील करती हैं उस ख्वाब देखने वाली आमना में और इस आमना में जो फाइनली यहाँ बैठी हैं और अपना गोल अचीव कर चुके हैं? आई थिंक नथिंग हैज़ चेंज्ड, बट थोड़ी सी आप जब एक वो चीज़ अचीव कर लेते हैं तो आप में वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। तो मुझे अब लगता है कि एक चीज़ मैंने अचीव कर ली है, लेकिन अभी आगे देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू डू एंड आई नीड टू डू। सो मुझे सर्व करना अपने कंट्री को इन ट्रू स्पिरिट, तो वो थोड़ा सा एक फील हो रहा है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा। रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी पहले आई वाज अ बिट यू नो, क्योंकि आप स्टूडेंट फेज में होते हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग फॉर यू, बट नाउ यू आर अ प्रोफेशनल, सो वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है। आमना, आपकी जो डिग्री थी, आपने बताया इंग्लिश लिटरेचर है या लिंग्विस्टिक्स है, तो आपकी डिग्री ने आपको जैसे आप कह रही थी कि आपको लगा कि आप ये अगर सेलेक्ट कर रहे हैं अपने लिए डिग्री तो ये आपको हेल्प करेगी आपकी सीएसएस की तैयारी में भी, तो क्या वाकई ही इंग्लिश लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स ने आपको आपकी सीएसएस की तैयारी में कोई हेल्प किया है? यस, इट हैज़, बिकॉज एक तो कोर्सेज जो इलेक्टिव थे उसके साथ साथ लाइक आपका रिटन का एक्सप्रेशन जो है वो बेहतर हो जाता है, बिकॉज आई हैव बीन राइटिंग इन असाइनमेंट्स इन प्रोजेक्ट्स एंड स्पेशली जब आपका लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स दोनों हो तो आपको राइटिंग स्टाइल का बताया जाता है, आपको पैराग्राफ मेकिंग कैसे करनी है, आउटलाइंस कैसे होनी चाहिए। तो मुझे रफली थोड़ा आइडिया था पहले से, बट देन फिर जब प्रॉपर गाइडलाइन मिली एकेडमी से तो वो ज़्यादा रिफाइन हो गई चीज़ें। तो आई थिंक इट हैज़ हेल्प मी इन माई राइटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है। आमना, आपने बताया कि आपकी एलोकेशन जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट में हुई है आपकी। तो आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या थे और क्या सेकंड अटेम्प्ट में आपने अपने ऑप्शनल्स चेंज किए या वही ऑप्शनल्स था? मेरे ऑलमोस्ट सेम है, मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो थे वो मैं बता देती हूँ आपको। मेरे इंटरनेशनल रिलेशंस था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है, और जेंडर स्टडीज़, यूएस हिस्ट्री, इंटरनेशनल लॉ एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ के लिए मैंने बहुत एक्सटेंसिव प्रिपरेशन की थी, गाइडेंस भी अच्छी मिली थी, बट द स्कोर वाज नॉट अप टू माय एक्सपेक्टेशंस। सो आई थॉट कि, और मुझे क्रिमिनोलॉजी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा एज अ सब्जेक्ट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट इट। सो आई थॉट कि मैं सेकेंड अटैम्प्ट के लिए क्रिमिनोलॉजी को ऑप्ट करूँगी। स्विच किया मैंने इंटरनेशनल लॉ के साथ उसको, बाकी मेरे सब्जेक्ट सेम थे। ठीक है। अच्छा, आपने इंटरनेशनल लॉ को क्रिमिनोलॉजी को इंटरनेशनल लॉ के साथ आपने मतलब वो चेंज किया, लेकिन बाकी आपके सब्जेक्ट्स वही थे। तो जो आपका यूएस हिस्ट्री है या जेंडर स्टडीज़ और आईआर सोशियोलॉजी वगैरह हैं, इन सब्जेक्ट्स को आपने किन बेसिस पे सिलेक्ट किया? मेरा इंटरेस्ट था, ठीक है। आईआर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। आई हैड बीन रीडिंग सम बुक्स रिगार्डिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज वेल, लाइक असाइड फ्रॉम माय कोर्स बुक्स।
और मुझे लगता था कि आईआर जो है वो मैं उसमें अच्छा स्कोर कर सकती हूँ। ठीक है। तो आईआर तो मैंने इसलिए ऑप्ट किया। यूएस हिस्ट्री का भी बहुत लोगों से जब सजेशंस ली तो ये पता चला कि थोड़ा कंसाइज सिलेबस है और टू सम एक्सटेंट आईआर के साथ थोड़ा ओवरलैप ही कर जाता है, बिकॉज यूएस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख रहे होते हैं, करंट वाला पोर्शन आपका आईआर से कवर हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको वो मैनूवर करना पड़ता है व्हेन यू आर सिलेक्टिंग सब्जेक्ट्स की थोड़ी ओवरलैपिंग आ जाए तो अच्छा होता है। ठीक है। और जेंडर का ये था कि मेरा, क्योंकि लिटरेचर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट थेरी, इवन हमारी लिटरेचर में फेमिनिज्म के ऊपर बहुत सारी थेरीज भी हैं और लिटरेचर इटसेल्फ इज़ मोस्टली फेमिनिस्टिक इन नेचर एज वेल। तो वो जेंडर स्टडीज़ का वहाँ पे ओवरलैप आ रहा था, इंटरेस्टिंग भी था तो ऑप्ट कर लिया। और सोशियोलॉजी भी मोर और लेस, क्योंकि मैंने अपनी डिग्री में सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ा हुआ था, सोशियोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी था, तो आई थॉट व्हाई नॉट। मतलब आपने अपनी डिग्री में आपके जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपने बाद में जाके ऑप्ट किए हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ अपनी डिग्री में आप पढ़ के आई थी, तो आपको मतलब आइडिया था पहले से कि मैंने ये सब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है। अच्छा, अब आपने जर्नल स्टडीज़ अपना सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट किया एंड देन 2022 की अटेम्प्ट आपने जो है उसमें क्वालिफाई किया माशाल्लाह। तो मेरे माइंड में ये बात आ रही है कि बहुत सारे लोगों ने जो ऐसे अटेम्प्ट किया था अपना, वो भी जो फेमिनिज्म वाला एक टॉपिक आया हुआ था वो किया था, आपने भी वही ऐसे किया था या आपका कुछ और ऐसे था? नहीं, मैंने वो नहीं किया था, बिकॉज मैंने ऐसे जो अटेम्प्ट किया था वो था ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर, बिकॉज मुझे इन इटसेल्फ इंटरनेशनल रिलेशंस बड़ा अच्छा लगता है एज अ सब्जेक्ट। सो व्हेन आई सॉ द टॉपिक आई वाज लाइक कि आई एम श्योर अबाउट इट। मेरे पास अच्छा मटेरियल था जो करंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड था और थ्योरी एंड जो कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे आईआर से आ रहे थे। तो मैंने उसको सॉर्ट करके एक अच्छा प्रॉपर एसे जो है वो लिख दिया। ठीक है। तो जो आपकी पहली अटेम्प्ट थी उसमें भी लाइक आप ऐसे पास नहीं कर पाई थी और सेकंड अटेम्प्ट में फिर आपने बड़ा अच्छा जो है वो टॉपिक भी सिलेक्ट किया ऐसे लिखने के लिए। तो आपने ये टॉपिक क्यों लिया और पहले आपने कौन सा टॉपिक ले लिया था और आपको लग रहा था कि इस बार जो है वो आप चेंज करेंगे कुछ, तो ये ऐसे के बारे में थोड़ा बताएं। ठीक है। अच्छा, जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट का टॉपिक था वो था क्लासरूम्स बिल्ड द फ्यूचर ऑफ नेशंस। तो मुझे लगा कि बाद में जब मैंने अपना एनालिसिस किया रिजल्ट के बाद बैठ के, आई रियलाइज़ कि मैंने बहुत एक क्लीशेड बातें जो होती हैं मैंने वो की और उसमें कोई इनोवेटिवनेस नहीं थी और मेरी कोई पर्सनल एक रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो इट इज़ सेड कि जो ऐसे होता है वो आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन होता है कि आप किन चीज़ों में बिलीव करते हैं, आप खुद को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने ऐसे में खुद को रिफ्लेक्ट नहीं किया था, लाइक जो आप इधर उधर से यू कलेक्ट थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर, तो मैंने बस वो लिखती थी। तो आई थिंक कि ये एक मेजर रीज़न था मेरा ऐसे क्लियर नहीं हुआ। बट जो अभी की अटेम्प्ट थी उसमें बहुत ऑर्गेनिकली बिल्ड हो गया था, बिकॉज मेरी अपनी चीज़ें भी रिफ्लेक्ट हो रही थी कि आप अप्रोचेस क्या लेते हैं, आप जो है वो रियलिस्ट अप्रोच लेते हैं या फिर जो है आप लिबरलिस्ट अप्रोच लेते हैं। तो वो ऐसे की नेचर क्योंकि डिमांड करती थी ऐसा, तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी बैलेंस्ड ऐसे था और ऑर्गेनिक था। ठीक है। और ऐसे की प्रैक्टिस बहुत सारे जितने भी एस्पायरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फोकस उनका वैसे तो वो बाकी क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स इतने होते हैं तो कुछ तो वो होते हैं जो ऐसे को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे होते, ठीक है, कि एंड पे रखा हुआ होता है कि मतलब सब स्ट्रक्चर पता है तो थोड़ा सा एंड पे जाके जो है वो करा लेंगे, और कुछ वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा अपने ऐसे की आउटलाइन एवेल्युएट करा रहे होते हैं और उस पर उन्होंने फोकस रखा हुआ होता है। तो आप कौन से वाली एस्पायरेंट थी? मैं जो हूँ फर्स्ट कैटेगरी में ही फॉल करती हूँ, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरा जो मेजर था वो इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स में था, तो आई वाज कॉन्फिडेंट अबाउट माय राइटिंग स्किल्स। लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए नहीं रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज मेरा मेजर था तो आई न्यू कि मैं लिख सकती हूँ, मुझे स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं, एवरीथिंग विल बी फाइन, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी, सिर्फ मुझे कॉन्टेंट अच्छा चाहिए और आउटलाइन अच्छी चाहिए। सो व्हाट आई डिड फॉर दिस अटेम्प्ट वाज कि मैंने बहुत सारी आउटलाइंस प्रैक्टिस की थी। ठीक है। और उन आउटलाइंस से काफ़ी जो है वो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है, आपके पास आइडियाज़ आ जाते हैं। ठीक है। और बस ये है कि मैंने उसी तरह से ऑर्गेनिक सी आउटलाइन उस पर भी स्ट्रक्चर की एंड आई रोट माई एसे, क्योंकि मेरे पास इस प्रिपरेशन जो टाइम था इस अटेम्प्ट के लिए वो इतना ज़्यादा नहीं था। ठीक है। तो मेरा क्योंकि एमफिल चल रहा था उसमें मेरा सिनॉप्सिस का फेस चल रहा था, तो मैं उसमें भी थोड़ी बिजी थी, बट आई मेड श्योर कि मैं इसको साथ साथ टाइम दूँ और अटेम्प्ट के लिए जाऊँ। ठीक है। तो आमना, जो आपने अपनी ऐसे की भी आउटलाइंस लिखी हैं या बाकी भी जो भी आप अपनी प्रैक्टिस पहले कर रही थी रिटर्न के लिए, आपने उसकी कोई असेसमेंट भी कराई, कोई इवैल्यूएशन भी कराई या बस आप उसको खुद ही लिख रही थी? मैंने थोड़ी बहुत असेसमेंट करवाई, पीयर्स से करवाई, कुछ टीचर्स थे उनसे भी करवाई, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करवाई है। मेरी बहुत बुरी एग्जाम्पल है एसे को लेके, लाइक पीपल शुड गेट देयर एसेज एंड आउटलाइंस इवैल्यूएटेड। बट ये है कि इफ़ यू थिंक यू कैन राइट वेल तो आपका जो है वो ऐसे आसान हो जाता है थोड़ा, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऐसे। इट्स नॉट अबाउट
द एसे दैट वी रोट इन स्कूल टाइम, वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ होती थी। अभी का एसे इज़ लाइक आपको एक एनालिटिकल पेपर लिखना है, आप समझ लें, जिसमें आपने एक स्टांस भी लेना है, फिर आपने उसके अगेंस्ट आर्गुमेंटेशन करनी है और उसको प्रूव भी करना है, जस्ट लाइक अ रिसर्च पेपर। ठीक है। सो आई थिंक माई एमफिल ऑल्सो हेल्प मी इन दिस, क्योंकि मैंने एमफिल में बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिख चुकी थी, तो आई न्यू कि एक चीज़ को लेके स्टांस को कैसे आपने प्रूव करना है। सो आई थिंक एक वो की थी उसमें। ठीक है। अच्छा, ये अब हमने कुछ बात की आपके ऐसे या इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, तो मैं चाहूँगी कि जो भी बाकी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जो जीएसए जो सब्जेक्ट है या इस्लामियात है, आपने अपने बाकी कंपल्सरी जो है उनको कैसे प्रिपेयर किया? अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए और पाक अफेयर्स के लिए तो सर फरीद और सर अली के लेक्चर्स डेफिनेटली, और इवन सर फरीद के लेक्चर्स ने मुझे ऐसे में भी हेल्प किया। सर के कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड लेक्चर्स थे, और इसके अलावा इस्लामियात के मेरे पास नोट्स थे। कुछ ये कि आपको इस्लामियात की खुद भी चीज़ें आती होती हैं, ऑर्गेनिकली भी बचपन से आप पढ़ रहे होते हैं, तो आपने उनको बस यूज़ करना होता है। यू शुड नो कि आपने पेपर करना कैसे। और जीएसए का भी नोआ का मेरे पास एक पूरा वो नोआ की आती है पब्लिकेशन जीएसए से रिलेटेड, तो वो थी, मैंने उसी को फॉलो किया। बिकॉज अब बहुत ज़्यादा चीज़ों में जब चले जाते हैं तो वो आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिशियल नहीं होता। तो आप सोर्सेज बहुत ज़्यादा ना रखें, अच्छी सोर्सेज लें, क्रेडिबल लें, और आप उन्हीं को फॉलो करें। ठीक है। ये आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट थे, और अब थोड़ी बात करूँगी मैं आपके ऑप्शनल्स। तो जो आपके ऑप्शनल्स, जैसे आपने बताया कि आईआर, जीएस, क्रिमिनोलॉजी, यूएस हिस्ट्री और सोशियोलॉजी थे अभी इस अटेम्प्ट में, तो उसमें आपने आईआर, जीएस और क्रिमिनोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर लिया हुआ है। ठीक है। क्रिमिनोलॉजी में आपका 73 है, जनरल स्टडीज़ में 68 है, आईआर में 136 है। तो आपने जो अपने ये 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे, इनको कैसे प्रिपेयर किया था? लाइक इनके नोट्स किस तरीके से बनाए थे, और इनका अपना जो पूरा कंटेंट पहला था वो कहाँ से आपने इकट्ठा किया था? अच्छा, मैंने आईआर के तो स्पेसिफिकली सर हसन अली गोंदल के आईआर के नोट्स फॉलो किए थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थे, और वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और अच्छा रीडर है जो सर के नोट्स हैं। ठीक है। तो वो आपका सारा आईआर कवर करवा देते हैं। आईआर में उसके अलावा जो चीज़ें थी वो आप करंट अफेयर्स से कर लेते हैं, तो आप इंटरनेशनल इवेंट्स देख लें और आप थ्योरी के साथ उसको लिंक अप करते जाएं। तो मैंने उसी एक ही सोर्स को फॉलो किया फॉर आईआर, और बाकी न्यूज़ वगैरह को फॉलो करके आप कर लेते हैं। और जेंडर स्टडीज़ में जो है, वो जेंडर स्टडीज़ में मैंने बस थेरीज़ को देखा सिर्फ, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि जेंडर में आपने थेरीज़ को अप्लाई ही करना होता है हर क्वेश्चन में, हर जगह पे। तो यू शुड नो द करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको इश्यूज़ पता हो जेंडर के, स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इस दफ़ा का जो लास्ट टाइम का पेपर था उसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें आ रही थी। लाइक पहले थोड़ा जेनेरिक होता था, लेकिन वो थोड़ा स्पेसिफिक था। तो आपको पाकिस्तान के लिहाज से जेंडर डायनामिक्स पता होने चाहिए, तो यू कैन स्कोर वेल इन जेंडर। ठीक है। और क्रिमिनोलॉजी में आपने 73 स्कोर लिया, और पहले आपका इंटरनेशनल लॉ था, एंड देन आपने क्रिमिनोलॉजी लिया, तो फिर एक सब्जेक्ट भी चेंज कर लिया था, और उसमें इतना अच्छा स्कोर भी ले लिया, तो ये कैसे लिया? क्रिमिनोलॉजी मुझे इंटरेस्टिंग बहुत लगा। मैंने एक क्रिमिनोलॉजी की बुक ली थी, वो कोई इंटरनेशनल ऑथर थे, मुझे उनका नाम अभी भूल गया है, तो उन्होंने बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए थे, मैंने वहाँ से थोड़ा पढ़ा। उसके बाद सर ज़फ़र हसन नकवी के नोट्स थे क्रिमिनोलॉजी के, वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव, और आउटलाइन बहुत अच्छी है, जो आपकी सीएसएस की आउटलाइन है उसी पे बने हुए हैं। तो बस ये 2 सोर्सेज थी जिनसे मैंने क्रिमिनोलॉजी पढ़ी, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मतलब लोग ज़्यादा अब आ रहे हैं क्रिमिनोलॉजी की तरफ, पहले थोड़ा सा होता था कि इतनी आपको पता नहीं होती चीज़ें, बट इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी ऑर्गेनिक, और आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लें। एंड देन क्योंकि इसमें कुछ लीगल चीज़ें भी आपके पास आ जाती हैं, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आपको पढ़ना पड़ता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक आपको ही हेल्प आउट करता है। लाइक आई नो सो मैनी थिंग्स नाउ रिगार्डिंग क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है। तो वो अच्छा सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी, आई वुड से। ठीक है। तो अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे देखने वालों के जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी एस्पायरेंट्स हैं, वो अपने सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ओवरऑल कोई ऐसी गाइडेंस, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी, कोई ऐसी टिप अपनी शेयर करना चाहें तो वो बता दें। श्योर। रिटन के हवाले से। श्योर। रिटन के हवाले से आई वुड लाइक टू से कि आपकी जो रिटन की प्रिपरेशन है और जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक प्रिपरेशन में आप स्पेसिफिक रहें, आपके पास जो आउटलाइन में जो चीज़ें हैं कोर्स में दी हुई सीएसएस के अंदर या एफपीएससी की तरफ से, उन्हीं को फॉलो करें। बहुत सारे लोग इररेलेवेंट चीज़ों में लग जाते हैं जो कि अच्छा नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। और उसके अलावा जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। इट शुड हैव एन इंट्रोडक्शन, बॉडी अच्छी हो और कंक्लूजन हो उसके अंदर। इसके अलावा जो मुझे हेल्प आउट की बहुत सारी चीज़ें, वो फ्लो चार्ट्स थी। आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, आपका डाटा कंसाइज हो जाता है, एक वो इमेज की फॉर्म में आ जाता है, एग्जामिनर को अच्छा भी लगता है, अपीलिंग भी लगता है, और उसको समझ भी आ जाती है कि आपको क्वेश्चन के ऊपर ग्रिप है।
और इसके अलावा अगर आप मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं तो कर दें, क्योंकि मुझे मैप्स बहुत अच्छे मुझसे ड्रॉ नहीं होते, तो मैं सिर्फ जो है वो प्रॉक्सिमिक्स बना देती थी, लाइक नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट, तो वो भी आपको जो है वो हेल्प आउट कर जाते हैं एट टाइम्स। बट ये है कि सिर्फ आप उस चीज़ पे ना रहें कि ये क्वेश्चन आया और बस आप लिखना शुरू कर दें, आपने उसको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस अपना करके छोटी सी आउटलाइन बना लें अगर, तो वो बेहतर है। लाइक मैं हमेशा ये करती हूँ, जब भी मेरे पास पेपर आता था तो क्वेश्चन पेपर लेके मैं लास्ट पेज खोलती थी आंसर शीट का, उसमें हर क्वेश्चन के अगेंस्ट 4-4 5-5 मेजर हेड्स बना देती थी पहले, और फिर मैं पेपर करना स्टार्ट करती थी। तो वो पेपर करने के दौरान मुझे कुछ भूलता भी था तो मैं बैक पे देख लेती थी कि अच्छा मैंने ये चीज़ें डिस्कस करनी है, तो वो हेल्प आउट करता है काफ़ी ज़्यादा। बाकी ये है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की, आप कंसिस्टेंट रहें, आप उस चीज़ के साथ ऑनेस्ट रहें, तो यू कैन एस इट। थैंक यू सो मच। ठीक है, और बहुत अच्छी यूज़फुल और इफ़ेक्टिव आपने टिप्स दिए हैं, एंड आई होप कि हमारे देखने वालों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। आमना, अब आते हैं, ये हमने आपसे थोड़ी सी डिस्कशन की थी रिटन के हवाले से, अब हम आते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ। और आपने इंटरव्यू में भी अच्छा 185 स्कोर था आपका इंटरव्यू में, तो कोई ऐसा मोमेंट जो इंटरव्यू के हवाले से, जो आपका FPSC के साथ इंटरव्यू था फाइनल, तो उससे रिलेटेड कुछ कोई एक्सपीरियंस अपना आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर करना चाहें तो वो बताएं। श्योर। अच्छा, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब कैंडिडेट्स देके आ रहे थे, क्योंकि मेरा थोड़ा लेट था इंटरव्यू, तो जिनके स्टार्ट में हो रहे थे बहुत मिक्स्ड ओपिनियंस आ रही थी कि पैनल, कुछ कहते पैनल बहुत हार्श है, कुछ कहते पैनल बहुत फ्रेंडली है, सो वो एक मिथ्स बनना शुरू हो जाती हैं। बट मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ था, पैनल वाज वेरी फ्रेंडली, वो आपको इनकरेज करते हैं, दे इवन गेव मी हिंट्स एज वेल, तो मतलब 1-2 जगह पे आपको वो हेल्प आउट भी करते हैं, ऐसा नहीं है। और उसके अलावा एक मोमेंट जो था वो थोड़ा सा फ़नी लाइटर मोमेंट बन गया था। वन ऑफ द पैनलिस्ट आस्क्ड मी कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चनिंग हो रही थी ज़्यादा, तो पहले उन्होंने फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल नंबर्स पूछे एंड ये वो, एंड देन ही आस्क्ड मी कि देयर इज़ दिस आर्टिकल 7 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो वो क्या है। तो मैंने कहा कि सर इट स्टैंड्स फॉर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो he said, can you tell me the definition of state as it is written in the constitution? And luckily मैं नोआ में थी, it's a very special memory as well, मैंने सर अली को भी बताया था, क्लास हो रही थी हमारी, बहुत शुरू के दिन थे रिटन के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, तो सर अली किसी से बात कर रहे थे और सर ने मेंशन किया कि स्टेट की डेफिनेशन आप में से किसी को आती है। तो फिर मैं घर गई, मैंने देखा कि ये स्टेट की डेफिनेशन क्या है, और मैंने उस दिन पढ़ी स्टेट की डेफिनेशन, मुझे लगा कि ये मुझे ना याद कर लेनी चाहिए, मैंने याद कर ली। एंड व्हेन आई टोल्ड द पैनलिस्ट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो ही स्टार्टेड लाफिंग, बड़ी खुशी भी हुई उनको, एंड ही सेड कि यू आर द फर्स्ट वन हु हैज़ टोल्ड मी द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो वो एक बड़ा अच्छा मोमेंट बन गया था, इट्स इज़ अ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी एज वेल, एंड आई सेड थैंक यू सो मच। सर ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उस बात पे। बट ये है कि इंटरव्यू वाज, आप अच्छे से कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन इज़ द की। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेंशन कर रहे थे कि उनको कट किया गया है बहुत ज़्यादा बीच में ना, तो अब जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं तो दे विल कट यू। आप अपने आंसर्स को कंसाइज रखें, आप अच्छे से, कम्युनिकेशन की ही है कि आप कंसाइज रहें, ठीक है, तो कंसाइज रहेंगे, वो आपके आंसर सुनते हैं, उनको पता होता है किस बंदे को आता है, दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे साथ ये नहीं हुआ कि वो कट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। सो दैट्स अभी आप शेयर करी थी ये बात, मेरे माइंड में आया, आपने भी कहा कि आप वो क्लास में आपने सर अली की जो बात सुनी है, देन आपको लगा कि आपने उसको याद करना है, और फिर वो ये हुआ कि इंटरव्यू में आपको उसी चीज़ में हेल्प किया। ऐसा ही एक जो है वो शेयर किया है शाइस्ता ने हमारे साथ। वो आपसे पहले एक जो हमारी एक नोआ स्टार हैं शाइस्ता, उन्होंने भी बात की कि जिस दिन वो इंटरव्यू देने के लिए सुबह जा रही थी, तो उनके भाई कह रहे थे कि गालिब और इकबाल का कुछ शेर याद कर लो, क्या पता वही पूछ लें। तो शाइस्ता ने कहा कि नहीं, मुझसे क्यों पूछेंगे, वो ये गालिब इकबाल का, और वो वाकई यही हुआ कि उनसे वही वो उन्होंने पूछ लिया, और वो भूल गई उस वक्त, हालांकि उनको इकबाल के बहुत शेर आते थे। तो मेरे ख्याल में पहले जो चीज़ें आपके जहन में आ रही होती है ना कि हम इनको देख लें एक नज़र, क्या पता ये पूछ लें, तो वो आपको उस चीज़ पे बिलीव करना चाहिए, आपकी इंस्टिंक्ट आपको बता रही होती है ना कि यू शुड लुक एट इट, तो वो आपको देखना चाहिए, नो डाउट। बिल्कुल। अच्छा, अब हम इंटरव्यू के एंड पे हम आपसे नोआ के बारे में बात करते हैं। वैसे तो आपने सर फरीद और सर अली को मेंशन कर दिया है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने नोआ कब ज्वाइन की और रिटन की तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा नोआ के साथ? मेरा नोआ जब मैंने ज्वाइन की थी, मैंने वेस्टर्स कैंपस, जैसे पहले भी मेंशन किया, मैंने ज्वाइन किया था, और वहाँ पे सर फरीद से पढ़ा, वहाँ पे सर ज़फ़र हसन नकवी से पढ़ा, वहाँ पे सर हसन अली गोंदल से पढ़ा।
तो ये टीचर्स ऐसे हैं कि दे आर लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी, और उन्होंने हमेशा इनकरेज किया। बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं। फिर जब इस्लामाबाद कैंपस में सर अली के साथ इंटरेक्शन हुआ तो सर माशाल्लाह इज़ वेरी सपोर्टिव और बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो नोआ इज़ जस्ट लाइक अ फैमिली फॉर मी, इट्स लाइक अ सेकेंड होम फॉर मी। और आई एम वेरी थैंकफुल टू नोआ एज़ वेल, क्योंकि इतनी गाइडेंस मिली है, इतनी चीज़ें। और मैं सर को इंटरव्यू के बाद मैंने सर अली से बात भी की, तो आई टोल्ड हिम सर एक बात कहते हैं कि आपका डिटर्मिनिस्टिक गेन या डिटर्मिनिस्टिक क्योस हो जाता है इंटरव्यू के रिलेटेड। तो आई टोल्ड सर कि सर नोआ में आके मेरा डिटर्मिनिस्टिक गेन था डेफिनेटली। आफ्टर माई इंटरव्यू आई कैन फील इट, क्योंकि और भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि साथ साथ मेंशन होती रही एंड वहाँ पे मुझे लग रहा था कि दे आर वर्किंग आउट फॉर मी। तो नोआ, आई विश ऑल द बेस्ट टू नोआ एज एन इंस्टीट्यूशन, एज अ फैमिली, एंड या आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, थैंक यू सो मच आमना, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। थैंक यू सो मच, लाइकवाइज। जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थी आमना बतूल, जिन्होंने CSS 2022 के इम्तिहान को पास करके ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में एलोकेशन हासिल की है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सक्सेस स्टोरीज। अल्लाह हाफिज़।